हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री वीडियो लेक्चर सीरीज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। आज इस वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं कोवेलेंट बॉन्ड। पिछले वीडियो में हम लोग आयनिक बॉन्ड कंप्लीट किए थे, पोलराइजेशन अच्छे समझे थे। पोलराइजेशन वाज अ प्रॉपर्टी ऑफ फिनोमेना जिसके वजह से एक आयनिक कंपाउंड में, एक आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। आज हम लोग प्रॉपरली कोवेलेंट बॉन्ड शुरू करेंगे और कोवेलेंट बॉन्ड में अलग अलग थ्योरीज है। जैसे पहला थ्योरी जो है वो है लेविस थ्योरी। लेविस थ्योरी में बहुत कमी था, तो उसके बाद अपग्रेडेड थ्योरी आया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जो कमी था उस कमी को पूरा किया गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के द्वारा। ठीक है, बीच में बॉन्ड एंगल कंपेयर करने के लिए हम लोग एक वीएसईपीआर थ्योरी भी पढ़ते हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। तो पूरे कोवेलेंट बॉन्ड में अलग अलग थ्योरी है, एक एक करके हम लोग थ्योरीज को पढ़ते हैं और सीखते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म करता है। तो सबसे पहले एक कोवेलेंट बॉन्ड बनता कैसे है, तो जैसे एक आयनिक बॉन्ड बनता है थ्रू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है थ्रू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जनरली फ्रॉम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। कोवेलेंट बॉन्ड में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसमें होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के आइए और प्रॉपर्ली शेयर कर लीजिए उसको। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है दैट इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। और इस केस में जनरली जो होता है कि दो नॉन मेटल आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आगे चल के हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखेंगे कि मेटल्स भी कोवेलेंट बॉन्ड कंफर्टेबली बना सकता है। ठीक है, तो कोवेलेंट बॉन्ड इज बेसिकली फॉर्म्ड through sharing of electron in contrast to ionic bond or electrovalent bond where the bond was formed due to transfer of electron। ठीक है, तो जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनता है तो एक एग्जांपल आप लोगों को देते हैं। मान लीजिए कि दो ऑक्सीजन का एटम है, वो दोनों एक दूसरे के नजदीक आया। अब सबसे पहला क्राइटेरिया जो कि लेविस थ्योरी में बताया भी गया है कि बॉन्ड बनने के पीछे प्राइम रीजन है ऑक्टेट कंप्लीशन। हम लोग NaCl वाला केस भी देखे थे जहां पर Na अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे रहा था और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले रहा था NaCl का कंपाउंड बनाने के लिए। तो वहां पर भी इस चीज के पीछे कारण जो था वो था ऑक्टेट कंप्लीशन। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करके ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा था और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करके ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा था। तो कोवेलेंट बॉन्ड में भी लेविस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो प्राइम रीजन है फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोवेलेंट मॉलिक्यूल, इट इज ऑक्टेट कंप्लीशन। तो मान लीजिए दो ऑक्सीजन का एटम एक दूसरे के पास आया। ऑक्सीजन में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 6 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट आउटर मोस्ट शेल में ऑक्सीजन के। तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। दोनों ऑक्सीजन के एटम को दो दो इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। तो ऐसे केस में कोई एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के एटम को इलेक्ट्रॉन्स दे नहीं सकता है, बिकॉज दोनों को दो दो इलेक्ट्रॉन का नीड है। ठीक है, NaCl वाले केस में क्या था कि सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था तो वो दे दिया, क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन कम था तो वो ले लिया। लेकिन इस केस में दोनों को दो दो इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है तो वो किसी को दे नहीं सकता है, ट्रांसफर नहीं कर सकता है। तो फिर वो दोनों ऑक्सीजन का एटम क्या डिसाइड करेगा कि हम अपना 2 इलेक्ट्रॉन आगे करते हैं, तुम अपना 2 इलेक्ट्रॉन आगे करो एंड लेट्स शेयर, कि वो अपना 2-2 इलेक्ट्रॉन हम लोग शेयर कर लेते हैं। यानी कि अब मेरे पास जो 6 इलेक्ट्रॉन है उसमें से 4 इलेक्ट्रॉन मेरा अपना रहेगा और 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा शेयर्ड। सिमिलरली इस ऑक्सीजन का भी यही क्राइटेरिया रहेगा कि इसका 4 इलेक्ट्रॉन अनशेयर्ड रहेगा, उसका अपना रहेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा शेयर्ड। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया पूरे मॉलिक्यूल में? 4। तो इस 4 इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलेंगे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। वो मेरा तुम्हारा नहीं है, वो हमारा है। ठीक है, और 4 इलेक्ट्रॉन जो इसके पास अनशेयर्ड है, 4 इलेक्ट्रॉन जो इसके पास अनशेयर्ड है, वो इन दोनों का अपना अपना है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करता है उसको हम लोग कहते हैं अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करता है उसको हम लोग कहते हैं शेयर्ड इलेक्ट्रॉन और बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जब ये इलेक्ट्रॉन शेयर्ड कर लेगा तो वैसे केस में इस ऑक्सीजन के पास जो 6 इलेक्ट्रॉन था वो तो है ही, लेकिन उसको 2 इलेक्ट्रॉन और शेयरिंग के रिजल्ट के रूप में मिल जाएगा। तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, सिमिलरली इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, और दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। यानी कि ये केस आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि ऐसा कुछ सिचुएशन है कि किसी एक आदमी के पास टेलीविजन है और किसी दूसरे आदमी के पास रेफ्रिजरेटर है। ठीक है, तो अब इसको जरूरत है दोनों चीज का,
और इसको भी दोनों चीजों का जरूरत है, तो कोई किसी को अपना चीज दे नहीं सकता, इनफैक्ट दोनों को रिक्वायरमेंट है। तो इन दैट केस वो लोग ये कर सकता है कि हम अपना टेलीविजन शेयर करने के लिए रेडी है, ट्रांसफर नहीं, शेयर करने के लिए रेडी है, और ये बोलेगा हम अपना रेफ्रिजरेटर भी शेयर करने के लिए रेडी है। सो इन दैट केस इसके पास जो टेलीविजन था वो तो है ही, लेकिन साथ में ही कैन यूज हिज रेफ्रिजरेटर ऑल्सो, एंड सिमिलरली ये भी दोनों चीज को यूज कर सकता है। तो यहां पर जो बॉन्डिंग हुआ है दैट इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। सिमिलरली आप याद कीजिए आयनिक बॉन्ड में क्या था, आयनिक बॉन्ड में क्राइटेरिया कुछ ऐसा था कि इसके पास दो टेलीविजन है और इसके पास एक भी नहीं है, तो इन दैट केस इसके पास एक एक्स्ट्रा है, तो ये अपने एक टेलीविजन इसको दे सकता है, ट्रांसफर कर सकता है, और ऐसे केस में जो बॉन्ड बनता दैट इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। अभी क्या हो रहा है, म्यूचुअल शेयरिंग हो रहा है, एंड दिस इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। अभी आगे चल के हम लोग देखेंगे कोवेलेंट बॉन्ड में भी एक स्पेशल केस होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जहां म्यूचुअल शेयरिंग नहीं होता है, बात करेंगे उसका। बट अभी पहले हम लोग ये जानते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड बनने का जो पहला थ्योरी है, बेसिक थ्योरी है, लेविस थ्योरी, वो क्या है। तो लेविस थ्योरी बहुत सिंपल थ्योरी है। लेविस थ्योरी के अकॉर्डिंग एक कोवेलेंट बॉन्ड बनता है कोवेलेंट मॉलिक्यूल में सो दैट द एटम्स कैन कंफर्टेबली कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, उनके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए, और हाइड्रोजन वाले केस में इट कैन कंप्लीट इट्स ड्यूप्लेट, उसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए। लेविस थ्योरी का यही कंडीशन था कि जब भी कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा तो ये वाला क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए कि हाइड्रोजन अगर है तो वो कोवेलेंट बॉन्ड बना करके अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट कर लेगा, उसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और अगर कोई और एटम है तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, उसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। ठीक है, अब यहां हम आप देखिए कुछ लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स बनाए हैं जो कि आपको स्कूल में पूछ सकता है बनाना, तो बहुत बेसिक कंपाउंड का बनाए हैं। इनफैक्ट आपको अगर स्ट्रक्चर किसी भी कंपाउंड का पता है तो आप लेविस डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं उसका। जैसे मान लीजिए CH4 है, तो CH4 वाले केस में कार्बन के पास आउटर मोस्ट में था 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये जो रेड डॉट्स है वो कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन है, और हाइड्रोजन के पास 1-1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो हाइड्रोजन के पास 1-1 डॉट है। और म्यूचुअल शेयरिंग के वजह से आप गौर से देखो कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है, कार्बन के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 हो गया है, 4 तो अपने पास पहले से था और 4 उसको हाइड्रोजन से मिल गया, और हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इस केस में देखो ये H2O मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल, इस केस में ऑक्सीजन का ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स है दीज आर नॉट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए वो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, दीज आर कॉल्ड अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और यू कैन नोट इट डाउन, दिस ऑल्सो कॉल्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अकेला है, बॉन्डेड नहीं है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है ऑक्सीजन का, यानी कि ये वाला ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन, ये उसका हो गया शेयर्ड इलेक्ट्रॉन और बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन को हम लोग एक साथ क्या बोलेंगे, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इस केस में भी आप गौर से देखिए ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 6 तो पहले से था, 2 उसको और मिल गया, और हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया। सिमिलरली इस केस में भी आप देखिए कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ऑक्सीजन का ड्यूप्लेट, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, यहां पर हाइड्रोजन नहीं है तो ऑब्वियसली दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट होगा। कार्बन के पास बॉन्ड बनाने के बाद कोई भी अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई भी लोन पेयर नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन के पास, दोनों ऑक्सीजन के पास 2-2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, 2-2 अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो इस तरह का सवाल एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बेसिक एंट्रेंस एग्जाम में एक आसान सवाल के फॉर्म में। कार्बन डाइऑक्साइड में आप बताइए कि टोटल नंबर ऑफ बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है, या टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है, या कार्बन में कितना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, या किसी भी तरह का सवाल, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बट फिर भी ऐसा सवाल एग्जाम में आता है। ठीक है, तो ये हो गया लेविस डॉट स्ट्रक्चर। आपको किसी भी मॉलिक्यूल का अगर स्ट्रक्चर पता होगा तो वैसे केस में आप लेविस डॉट स्ट्रक्चर उसका ड्रॉ कर सकते हैं। लेविस थ्योरी के अकॉर्डिंग कंडीशन ये था कि कोवेलेंट बॉन्ड तब बनेगा जब हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाए और दूसरे एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, लेकिन बहुत सारे मॉलिक्यूल्स में पाया गया कि ये वाला क्राइटेरिया, ये वाला रूल फुलफिल नहीं हो रहा है, वो इस रूल को वायलेट कर रहा है, लेकिन फिर भी वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा है। ये सब था लेविस थ्योरी का लिमिटेशंस, उसका कमी, जिस चीज को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो एक एक करके हम लोग लिमिटेशंस देखते हैं लेविस थ्योरी का। जैसे पहला लिमिटेशन है एग्जिस्टेंस ऑफ हाइपर वैलेंट स्पीशीज। हाइपर वैलेंट स्पीशीज को हम लोग सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं। इसका मतलब होता है वो केसेस जहां पर एक एटम का ऑक्टेट एक्सपैंड कर जाए, यानी कि उसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर जाए। अब लेविस थ्योरी के अकॉर्डिंग तो
क्राइटेरिया ही था कि 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए आउटर मोस्ट में, लेकिन किसी किसी केस में आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने के बाद क्रॉस कर जाता है। वैसे मॉलिक्यूल्स को हम लोग कहते हैं सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल। और हाइपरवैलेंट स्पीशीज और बहुत स्टेबल होता है, एग्जिस्ट करता है, और बहुत सारा ऐसा मॉलिक्यूल्स है जो कि 8 इलेक्ट्रॉन को क्रॉस कर जाता है, अपना ऑक्टेट को एक्सपैंड कर जाता है। इस चीज को लेविस थ्योरी में एक्सप्लेन नहीं किया गया। एक एग्जांपल के फॉर्म में हम यहां पर एक लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाए हैं SO2 का। SO2 वाले केस में आप गौर से देखिए तो आपको दिखेगा सल्फर के पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है, डबल बॉन्ड बना है दोनों तरफ, तो 4 इलेक्ट्रॉन यहां, 4 इलेक्ट्रॉन यहां और 2 इलेक्ट्रॉन यहां, यानी कि सल्फर के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, विच मींस सल्फर अपना ऑक्टेट को एक्सपैंड कर चुका है, 8 इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर गया है, सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल है, और इसका एग्जिस्टेंस के बारे में लेविस थ्योरी में कुछ भी मेंशन नहीं था। ठीक है, बट ऐसा बहुत सारा मॉलिक्यूल्स है। आगे चल के हम लोग देखेंगे कि अगर कोई एलिमेंट थर्ड पीरियड या उसके नीचे लाई करता है तो वो बहुत कंफर्टेबली अपना ऑक्टेट को एक्सपैंड कर सकता है, वो बहुत कंफर्टेबली 8 इलेक्ट्रॉन को क्रॉस कर सकता है आउटर मोस्ट शेल में, क्योंकि उसके पास d ऑर्बिटल्स होता है। सेकेंड पीरियड तक सिर्फ s और p ऑर्बिटल होता है, तो वैसे केस में 8 इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस ही नहीं कर पाएगा आउटर मोस्ट शेल में। लेकिन अगर कोई एलिमेंट थर्ड पीरियड या उसके नीचे है तो वैसे केस में वो 8 इलेक्ट्रॉन को क्रॉस कर सकता है, क्योंकि उसके पास d ऑर्बिटल होता है। तो ये हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, बट इस चीज का एक्सप्लेनेशन लेविस थ्योरी में नहीं था। दूसरा लिमिटेशन है एग्जिस्टेंस ऑफ हाइपोवैलेंट स्पीशीज। नाउ व्हाट इज हाइपोवैलेंट स्पीशीज? ऐसा कोई भी स्पीशीज, ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल जहां पर किसी एटम का ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का तो क्राइटेरिया ड्यूप्लेट था, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। दूसरा भी ऐसा एलिमेंट मिलेगा जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा और फिर भी वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है। ठीक है, वैसे केस में उसको हम लोग कहते हैं हाइपोवैलेंट स्पीशीज, और उसका भी एग्जिस्टेंस होता है, जिसके एग्जिस्टेंस का एक्सप्लेनेशन लेविस थ्योरी में नहीं था। एक एग्जांपल के फॉर्म में हम यहां पर स्ट्रक्चर बनाए BF3 का, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। यहां पर आप गौर से देखिए, बोरॉन के पास बॉन्ड बनाने के बाद भी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6 ही है। अपना इलेक्ट्रॉन बोरॉन के पास था 3, और वो 3 बॉन्ड बना लिया 3 फ्लोरीन से, तो उसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया 6। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पाया, तो उसको हम लोग कहेंगे हाइपोवैलेंट स्पीशीज। और ऐसा और भी स्पीशीज होता है जो आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे कि क्यों एग्जिस्ट करता है और किस तरीके से उसका स्टेबिलिटी गवर्न होता है, बट लेविस थ्योरी में उसके एग्जिस्टेंस का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। अगला लिमिटेशन है प्रेजेंस ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। ध्यान रखिएगा, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज का मतलब होता है पैरामैग्नेटिक स्पीशीज। ये बात आप लोगों को हम बताए थे, अगर कहीं पर भी किसी भी मॉलिक्यूल में, आयन में, कंपाउंड में एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैरामैग्नेटिक। अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑड है तो क्वाइट ऑब्वियस कोई एक इलेक्ट्रॉन तो ऐसा जरूर होगा ना जिसका पेयरिंग नहीं होगा, जो अनपेयर्ड होगा, बिकॉज ऑड है, 2 के मल्टीपल्स में नहीं है। तो इसीलिए वैसे स्पीशीज को हम लोग क्या नाम देते हैं? पैरामैग्नेटिक स्पीशीज। अब आप खुद सोचिए, जब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑड है तो वैसे केस में ऑक्टेट कंप्लीट होना ये तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि कोई एक इलेक्ट्रॉन होगा जो अनपेयर्ड होगा और ऑक्टेट को कंप्लीट नहीं होने देगा। बट ऐसा स्पीशीज भी एग्जिस्ट करता है। कुछ एग्जांपल्स यहां पे हम लिखे हैं, NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, KO2 पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। ये सारे का आप टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब काउंट करेंगे ना तो वो निकल के आएगा ऑड, और ये सब एग्जिस्ट करता है। सो एग्जिस्टेंस ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज वेर नॉट एक्सप्लेन्ड इन लेविस थ्योरी। ठीक है, और आखिरी लिमिटेशन है, ये भी बड़ा जरूरी है, क्योंकि आप जब ये वाला फोटो हम बनाए थे, ये वाला फोटो हम बनाए थे, तो बहुत सारे जानकार स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा होगा कि सर गलत स्ट्रक्चर बना दिए। हम जानबूझकर गलत स्ट्रक्चर बनाए हैं, क्योंकि लेविस थ्योरी में इसके स्ट्रक्चर का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। जैसे आप देखो, CH4 का हम जो स्ट्रक्चर बनाए हैं उसमें 2 बॉन्ड के बीच में 90 डिग्री बनाए हैं, बट एक्चुअली CH4 का जो स्ट्रक्चर होता है वो आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, उसका जो ज्योमेट्री होता है वो टेट्राहेड्रल होता है, और 2 बॉन्ड के बीच में जो एंगल होता है, द एंगल इज 109 डिग्रीज 28 मिनट्स, 109 डिग्री 28 मिनट उसके बीच का एंगल होता है, जो कि यहां पे हम 90 डिग्री बनाए जानबूझकर, क्योंकि लेविस थ्योरी में बताया ही नहीं गया था कि उसका एग्जैक्ट एंगल कितना होगा, तो जैसे मन वैसे अरेंज कर दो। तो इसका आखिरी लिमिटेशन है कि स्ट्रक्चर वाज नॉट एक्सप्लेन्ड इन लेविस स्ट्रक्चर, इन लेविस थ्योरी। आगे चल के इसका स्ट्रक्चर बताया गया हम लोग को, आगे की थ्योरी में हम लोग देखेंगे। तो आप ये देखो कि ये वाला जो स्ट्रक्चर हम ड्रॉ किए हैं, आगे चल के पता चलेगा ये भी गलत स्ट्रक्चर है और ये भी गलत स्ट्रक्चर है। इसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है और यहां पे इसका बेंट शेप या वी शेप का होता है, जबकि इस तरफ जो तीनों स्ट्रक्चर हम बनाए हैं वो हम सही बना दिए हैं, लेविस थ्योरी के अनुसार नहीं।
लेकिन सारा स्ट्रक्चर गलत अच्छा नहीं लगता है, इसलिए कुछ स्ट्रक्चर को सही बना दिए। जैसे SO2 का जो फोटो बनाया है बेंट स्ट्रक्चर को, वो वैसा ही होता है। CO2 लीनियर बनाए हैं, वो भी वैसा ही होता है। BF3 ट्राइगोनल बनाए हैं और वो ट्राइगोनल प्लेयर शेप का ही होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे उसको। तो बट वो रैंडमली हम बना दिए स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर एक्चुअली क्या होगा, ज्योमेट्री एक्चुअली क्या होगा, ये लेविस थ्योरी में एक्सप्लेन नहीं किया गया था। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे थ्योरी का, जो कि कोवलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करता है। एंड द थ्योरी इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। शॉर्ट में इसको VBT भी कई जगह लिखा रहता है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी लेविस थ्योरी का काफी सारा लिमिटेशंस को कवर कर लेता है, और ये थ्योरी हम लोग आगे के लेक्चर्स में भी देखते रहेंगे। बस इस वीडियो में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का बेसिक पॉइंट्स और कैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को अप्लाई करेंगे हम लोग किसी भी मॉलिक्यूल में, उसका बिल्कुल बेसिक पोर्शन इस वीडियो में हम लोग कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है कोवलेंट बॉन्ड के बनने का, इसमें 2-3 पॉइंट्स है। जैसे इसमें पहला पॉइंट है a covalent bond is formed by partial overlapping of atomic orbitals। ठीक है, यानी कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होता है, s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, वो ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ पार्शियली ओवरलैप करता है। पूरा ओवरलैप नहीं बल्कि पार्शियली ओवरलैप करता है, और उस पार्शियल ओवरलैप के वजह से एक कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। जैसे आप लोग अगर हम बताएं कि पार्शियल ओवरलैप किसको बोलते हैं, तो यहां पर एक फिगर देखो, मान लीजिए कि ये एक p ऑर्बिटल है और बगल में एक दूसरा p ऑर्बिटल है। तो ये देखिए दोनों p ऑर्बिटल इस पोर्शन में ओवरलैप किया है, तो इस तरह की ओवरलैपिंग को हम लोग कहते हैं पार्शियल ओवरलैप। और ऐसा ओवरलैप जब होगा तो वैसे केस में कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो ये पहला पॉइंट है, कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय पार्शियल ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब अगला पॉइंट है the atomic orbitals which are participating in the overlap, which are involved in the overlap, should contain 1 electron each with opposite spin। यानी कि वो दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल जो कि उस पार्शियल ओवरलैपिंग में इन्वॉल्व है, उन दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, पेयर्ड नहीं, एक एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। और वो दोनों का स्पिन उल्टा होना चाहिए। जैसे ये पहला वाला केस देखिए, यहां पर एक p ऑर्बिटल हम बनाए, ये दूसरा p ऑर्बिटल है, यहां पर पॉजिटिव स्पिन में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहां पर नेगेटिव स्पिन में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो जब ये दोनों पार्शियली ओवरलैप करेगा, तो देखिए ओवरलैप करने के बाद ये दोनों इलेक्ट्रॉन बीच में आ गया, ओवरलैप्ड एरिया में आ गया, और यहां पे कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। तो ध्यान रखिए, जो दो ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में इन्वॉल्व है, उन दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और दोनों का स्पिन उल्टा होना चाहिए, एक प्लस हाफ वाला और एक माइनस हाफ स्पिन वाला। आपके मन में शायद एक सवाल आ रहा होगा, सर हम लोग को पता कैसे चलेगा कि जो ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है उसका स्पिन सेम स्पिन का है कि उल्टा है, अपोजिट है। तो इसका टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि जब कोवलेंट बॉन्ड बनने का समय आता है तो दोनों में से एक इलेक्ट्रॉन फ्लिप करके अपना स्पिन को पलट लेता है, सो दैट कि वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को फॉलो कर पाए और प्रॉपरली कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर पाए। फ्लिप करने में बहुत कम एनर्जी लगता है, जबकि कोवलेंट बॉन्ड जब फॉर्म करता है तो काफी एनर्जी हम लोग को मिलता है। हम लोग बात कर चुके हैं कि बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज होता है, और क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो उसके फॉर्मेशन में अच्छा खासा एनर्जी रिलीज होता है। तो इसीलिए जब हम लोग स्पिन को फ्लिप करते हैं तो बहुत कम एनर्जी लगता है। कोवलेंट बॉन्ड जब बनता है तो उसके तुलना में काफी एनर्जी हम लोग को मिल जाता है। तो जब भी कोवलेंट बॉन्ड बनने का नौबत आएगा तो एक इलेक्ट्रॉन अपना स्पिन को पलट लेगा और वहां पे एक कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म कर जाएगा। पहले तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जब एटॉमिक ऑर्बिटल में था, बॉन्ड बनने के पहले तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स था, लेकिन बॉन्ड बनने के बाद ये दोनों मिलकर के हो गया बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया सेकेंड पॉइंट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का। अब तीसरा पॉइंट है, एक स्पेशल कोवलेंट बॉन्ड होता है विच इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड जिसमें बोथ द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम्स फ्रॉम सेम एटम। यानी कि कुछ ऐसा सिचुएशन है, आपको हम थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, समझिएगा। एक एटम है जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है, कोई एक एटम है जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है और दूसरे एटम के पास आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीशन के लिए इसको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन और इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो इन दैट केस ना इसको चाहिए ना इसको ट्रांसफर करने में इंटरेस्टेड है, कोई भी चीज में इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन जब ये एटम इसके नजदीक आएगा तो ऐसा क्या किया जाए कि ये दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए और पूरा जो एक कॉम्बिनेशन है, पूरा जो एक कंपाउंड बनेगा वो स्टेबल हो जाए। तो एक उपाय है उसमें, इसका जो 8 इलेक्ट्रॉन है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन
ये पहले इसको दे दे, ये समझाने के लिए बोल रहे हैं, एक्चुअली क्या होने वाला है भी आप लोगों को बताएंगे। उसमें से एक इलेक्ट्रॉन पहले इसको वो दे दे, ट्रांसफर कर दे, तो दोनों के पास 7-7 इलेक्ट्रॉन हो गया, और उसी इलेक्ट्रॉन से अपना एक ये जो बचा हुआ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसका बॉन्ड बना लीजिए। तो वैसे केस में इसके पास जो 8 था वो तो 8 रह गया, और इसको 2 इलेक्ट्रॉन का फायदा हुआ, वो बॉन्ड का जो दोनों इलेक्ट्रॉन था दोनों इलेक्ट्रॉन का फायदा हो गया, क्योंकि इसका तो कोई इलेक्ट्रॉन गया ही नहीं शेयरिंग में, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसका है, ठीक है। तो इस तरह के बॉन्ड को हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्लियर है कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक तरह का कोवेलेंट बॉन्ड है। आप ऐसा कह सकते हैं कि अगर बहुत स्पेसिफिक बात करें तो ये प्योर कोवेलेंट और प्योर आयनिक के बीच में है। आयनिक में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, दे दिए और भूल गए। कोवेलेंट में क्या होता है, देना नहीं है, म्यूचुअल शेयरिंग है। और कोऑर्डिनेट में क्या है, दे रहे हैं बट भूल नहीं रहे हैं, उसको अपने इन्फ्लुएंस में भी रख रहे हैं और देकर उसके साथ शेयर कर रहे हैं। तो यानी कि समथिंग इन बिटवीन आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड। फिर से वापस रिपीट करते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन विच द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम्स फ्रॉम सेम एटम। ठीक है, जैसे यहां पर अगर हम एक फोटो बनाए, आप गौर से देखिए, ये X है, ये Y है, ये दो एटम है जिसमें X का ऑक्टेट कंप्लीट है और Y के पास आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो वैसे केस में आपको पता है क्या होने वाला है कि ये X एक इलेक्ट्रॉन पर उसको दे देगा, फिर उसका बॉन्ड बनाएगा। तो पहला कुछ सिचुएशन ऐसा था कि इस X के पास ऑक्टेट कंप्लीट था और इस Y के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स था। अब क्या होगा कि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ठीक है, और फिर उस इलेक्ट्रॉन के साथ अपने बचे हुए इलेक्ट्रॉन का ये बॉन्ड बना लेगा। तो वैसे केस में आप गौर से देखिए, अब दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, लेकिन ये दोनों इलेक्ट्रॉन X का इलेक्ट्रॉन है। तो इफ बोथ द शेयर्ड पेयर ऑफ बोथ द इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्डेड पेयर कम्स फ्रॉम सेम एटम, then this bond is called coordinate bond. Once a coordinate bond is formed, it is just like covalent bond. दोनों में कोई अंतर नहीं है, बॉन्ड बिल्कुल कोवेलेंट ही बन रहा है वहां पर, बट जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो सेम एटम से आ रहा है। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा, बिकॉज अगर हम ऐसे कोवेलेंट दिखाएंगे तो फिर तो ये थोड़ा गलत हो गया, बिकॉज दोनों इलेक्ट्रॉन X का है, उसके साथ थोड़ा सा अनफेयर हो जाएगा। तो इसको दिखाने का तरीका कुछ ऐसा होता है, ये X एरो Y हम लोग लिखते हैं। X एरो Y का मतलब हो गया है कि ये कोवेलेंट बॉन्ड तो है, लेकिन वो कोवेलेंट बॉन्ड एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन X से आया है। ठीक है, तो ये बात आप लोग क्लियर होना चाहिए कि ये X एरो Y का मतलब यहां पर बना है एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। इसको लिखने का एक और तरीका होता है, इसको ऐसे हम लिख सकते हैं X बॉन्ड Y। उस एरो हेड को हम हटा देंगे और उसके बदले जो डोनर है जिससे इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसको हम दे देंगे प्लस चार्ज, और जो एक्सेप्टर है उसको हम दे देंगे माइनस चार्ज। ठीक है, बाकी जो इसके दोनों के पास लोन पेयर्स है वो रहेगा इन दोनों के पास, इसमें कहीं कोई चेंज नहीं है। लेकिन ये दो तरीका होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड को लिखने का, या तो आप एरो लगा सकते हैं या फिर उस एरो हेड को हटा करके जो डोनर है उस पर प्लस चार्ज और जो एक्सेप्टर है उस पर माइनस चार्ज लगा सकते हैं, एक ही बात है दोनों। ये हो गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के तीसरा पॉइंट है, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड वन ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल शुड कंटेन बोथ द इलेक्ट्रॉन which means lone pair of electron and the other atomic orbital should be vacant। यानी कि अगर कभी भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनना है तो ये क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए कि एक एटॉमिक ऑर्बिटल के पास दोनों इलेक्ट्रॉन हो, यानी कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, और दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल खाली हो, वेकेंट ऑर्बिटल हो। तब वैसे केस में जो ओवरलैप हुआ, ओवरलैप होने के बाद ये दोनों इलेक्ट्रॉन फिर से शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बन गया, लेकिन वो दोनों इस ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन था, बना है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने का क्राइटेरिया आप लोग क्लियर होना चाहिए कि एक एटम के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और दूसरा जो एटम है उसके पास कम से कम एक वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। सो द क्राइटेरिया, जो द कंडीशन टू फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड is that one of the atoms should have at least one lone pair of electron and the other atom should have at least one vacant orbital for the formation of coordinate bond। तो ये हो गया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का 2-3 पॉइंट्स। कैसे कोवेलेंट बॉन्ड बनता है ये तो एक्सप्लेन हो गया, बट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आगे के लेक्चर्स में भी कंटिन्यू करेंगे इसको हम लोग, और इसमें बहुत सारा वेरिएशंस है। हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी लेविस थ्योरी के लिमिटेशंस को पूरा करता है, किस तरीके से वो बताता है कि क्यों सुपर एक्टिव मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, क्यों हाइपोवैलेंट स्पीशीज एग्जिस्ट करता है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज क्यों एग्जिस्ट करता है। ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करेंगे
और बहुत सारा बात करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। यहां पे हम लोग लेविस थ्योरी पढ़े, उसका लिमिटेशन जाने और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का जो बेसिक पॉइंट था, जो उसका पोस्टुलेट्स था, उसको समझे। जैसे स्टेबिलिटी का एक जनरल रूल होता है कि कोई भी एटम जो ऑक्टेट कंप्लीट कर जाए वो ज्यादा स्टेबल होता है, लेकिन हम लोग आज देखें कि ऐसा बहुत सा मॉलिक्यूल्स है जो कि इस स्टेबिलिटी वाले जनरल रूल को फॉलो नहीं करता है, लेकिन फिर भी वो मॉलिक्यूल काफी स्टेबल है और एग्जिस्ट भी करता है। उसी तरीके से कुछ जनरल रूल्स रहता है आपके सिलेबस में कि ये टॉपिक रिलेटिवली मुश्किल है, ये टॉपिक आसान है। जनरल पीपल का, जनरल स्टूडेंट्स का कोई एक टॉपिक होता है जो कि स्ट्रेंथ होता है और कोई एक टॉपिक होता है जो वीकनेस होता है। और इस चीज को प्री ऑक्यूपाइड माइंडसेट से जो बच्चा चैप्टर को शुरू करता है उसका नुकसान होता है। यानी कभी भी आप चैप्टर शुरू करें तो कोई भी एक माइंडसेट आपका नहीं होना चाहिए कि ये टॉपिक नॉर्मली एक मुश्किल टॉपिक है जो कि जनरली लोगों को समझ में नहीं आता है। अगर इस तरह के माइंडसेट से आप शुरू करेंगे उस टॉपिक को, देखो अगर ये जनरल रूल है मार्केट में तो ये आपको भी पता है कि थोड़ा मुश्किल तो होगा वो, लेकिन अगर आपके माइंड में पहले से ये बात चला गया कि वो टॉपिक मुश्किल है तो फिर तो उसको समझना और मुश्किल हो जाएगा। इससे बेहतर है कि आप किसी भी टॉपिक को अनबायस्ड होकर शुरू करें, थोड़ा टाइम स्पेंड करें उस टॉपिक में एंड देन सी इफ द टॉपिक इमर्जेस एज योर स्ट्रेंथ और वीकनेस। किसी जनरल रूल को फॉलो नहीं करें, अपना रूल बनाएं। तो इस मोटिवेशन के साथ इस वीडियो को हम लोग ओवर करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड्स के टाइप का, सिग्मा बॉन्ड का और पाई बॉन्ड का।